नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और विषय चल रहा है हितोपदेश। आपने देखा कि जैसे ही राजा राजहंस को पता चला कि एक कौवा आकर के पहुंचा है, वैसे ही उसके मन में आया कि अगर ऐसा कोई होशियार व्यक्ति हमारी कंपनी में आ जाए, हमारे पक्ष में शामिल हो जाए तो बात बन जाए। तब उसका मंत्री जो चक्रवाक है उसको समझाता है कि महाराज, हम कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, लेकिन अपनों का साथ छोड़ करके दूसरों का साथ नहीं किया जा सकता है। चाहे वो दूसरे कितने भी श्रेष्ठ हों, चाहे हम कितने भी श्रेष्ठ हों। बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी और कहा कि आत्मपक्षम परित्यज्य, ये कभी भी राजा को नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। राजा यदि एवं तथापि दृश्यताम तावद अयम दूराद आगता। देखिए, आपने जो कहा ये सारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी दूर से आया है। देखिए, राजा के मन में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। राजा मंत्री की बात को सिरे से खारिज कर नहीं सकता है, क्योंकि मंत्री को रखा इसीलिए गया है, योग्य मंत्रणा करने के लिए। लेकिन मेरे मन में जो है वो तो मैं आपसे कहूंगा ना। तो राजा कहता है कि भाई वो दूर से आया है, तत्संग्रहे विचारः कार्यः, उसको अपने पक्ष में मिलाने पे विचार तो कीजिएगा। योग्य अयोग्य तो निर्णय तब होता है ना जब हम किसी की योग्यता देखें। बिना ही योग्यता अयोग्यता देखे हम किसी को सिरे से खारिज कर दें तो राजा कहता है विचार कीजिएगा, दूर से आया है भाई। चक्रोभ्रुते, जब चक्रवार कहता है देव प्रणधि प्रहितो दुर्गस्य सज्जीकृता, महाराज हमने गुप्तचर भेज दिए हैं और हमारा दुर्ग जो है वो तैयार हो गया है। अतः सुकोप्यानीय प्रस्थाप्यताम, इसलिए ये अवसर है कि हमें उस सुख को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। जब किसी राजा का कोई दूत आपके यहां मिलने के लिए आया हो तो बहुत अधिक समय तक उसको यहां आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो जितने दिन आपके यहां रहेगा उतने दिन कुछ ना कुछ खणखोद करता रहेगा और आपके यहां से गुप्त बातें लोगों के पास से जानने की कोशिश करता रहेगा। देखिए, दूसरे राज का राजदूत है, आप उसको मान पान सम्मान भी देना आपके लिए जरूरी है। आप उसको सिरे से खारिज कर नहीं सकते हैं। अगर वो कहीं जा रहा तो आप उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपका मेहमान है, अतिथि है। और ऐसी बहुत सारी स्थितियों का लाभ ऐसे राजदूत ले लिया करते हैं। यहां चक्रवाक कह रहा नंदम जघान चाणक्य तीक्ष्ण दूत प्रयोगिता, तदूरांतरितम दूतम पश्येद धीर समन्विता। महाराज, जब दूत बहुत समय तक कहीं रह जाता है, चाणक्य ने क्या किया, नंद वंश में बड़े लंबे समय तक अपने दूत को रख करके और राजा की मृत्यु का उपाय बना दिया। यानी नंद को चाणक्य ने एक लंबे समय तक अपने दूत को उसके यहां रख के उसके प्रयोग के द्वारा ही मार दिया। इसलिए इन दूत लोगों को थोड़ा अलग ही रखना चाहिए और जब भी उनसे मुलाकात करे धीर और शांति के साथ उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ अमेरिकी दूतावास है, हमारे यहाँ सभी दूतावास बने हुए हैं और उन दूतावासों की अपनी सीमाएं हैं। उनमें कितने लोग काम करेंगे, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके क्या कार्य हैं, वो सारी चीजें पहले से डिसाइडेड और निश्चित होती हैं। अगर आप इनके ऊपर कोई अंकुश ना रखें ना तो ये तो पूरे भारतवर्ष की सारी जानकारियां अपने देश को भेज दें। और फिर भी अधिकांशतः ऐसा होता है कि जिस देश में दूसरे देश के जो दूतावास हुआ करते हैं वहां दूतावास में रहने वाले कर्मचारी और उसके सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं कि उस देश की बहुत सारी या जो भी उनको मिल जाए वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां वो अपने देश को भेजते रहते हैं। चलिए हम विषय पे आते हैं। तथा सभाम कृत्वा होता शुकः काकश्च,
फिर तो सभा का आयोजन हुआ और उस शुक को भी बुलाया गया, साथ में उसका काक को भी बुला लिया गया। शुकः किंचित उन्नत सिरः दत्तासन उपविश्य ब्रूते। वो शुक आया तो सही, लेकिन उसकी गर्दन ऊंची ऊंची, मैं तो एक राजा का राजदूत हूं। उसको जो सिंहासन दिया गया था उस उच्च आसन पे वो बैठता है और उस पे बैठने के बाद बोलता है, भो हिरण्यगर्भ। कोई महाराज महाराज का संबोधन नहीं है, सीधा नाम से संबोधन कर रहा है। हे हिरण्यगर्भ, महाराजाधिराजः श्रीमन् चित्र वर्णः त्वां समाज्ञापयति। हमारे महाराजाधिराज श्रीमान चित्रवर्ण जी आपको आज्ञा देते हैं, यदि जीवितेन श्रिया वा प्रयोजनम अस्ति, यदि जिंदा रहना चाहते हो, अगर सुख समृद्धि से आपका कोई भी प्रयोजन है, तदा सत्वरम आगत्य अस्मत् चरणों प्रणम्य, तो सीधे चले आओ और हमारे चरणों में आकर के प्रणाम करो, यानी हमारी शरणागति का स्वीकार करो। न चेद अवस्था तुम स्थानांतरम चिंतय, नहीं तो रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। शुक आया, गर्दन ऊंची, जो सिंहासन दिया गया है उस आसन पे बैठ गया और उसी खुमारी के साथ उसी आवाज में कहता है, हे हिरण्यगर्भ। कोई महाराजा धीराज नहीं, राजा नहीं, कोई संबोधन नहीं, सीधा नाम से संबोधन, हे हिरण्यगर्भ, हमारे महाराजा धीराज, अपना राजा महाराजा धीराज है, श्रीमान चित्रवर्ण। ये देखिए राजदूत की पद्धति देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए यहां पे आपको आज्ञा देते हैं। अगर जीवन के साथ, अगर अपनी श्री समृद्धि के साथ आपको थोड़ा सा भी लगाव है, अगर आप वो सब चाहते हैं, उसका प्रयोजन है, तो सीधे आ जाओ हमारे चरणों में, हमारी शरणागति स्वीकार कर लो, और नहीं तो रहने के लिए दूसरे जगह का इंतजाम कर लो। राजा शकोपमा हो। अब भैया इस राजा से तो कभी किसी ने इस तरीके से बात ही नहीं की थी। अब राजा के सामने जब उसने, शुक ने इस प्रकार से बोला तो उसको तो क्रोध आ गया और अत्यंत क्रोध में कहता है, आह कोपी अस्माकं पुरतो नास्ति या एनम ग्लह स्नहयति। अरे हमारे यहां कोई ऐसा नहीं है जो इसकी गर्दन को काट दे। इस प्रकार से बात कर रहा है। राजा को क्रोध आ गया और राजा ने सीधा कह दिया, अरे हमारे सामने ऐसी बात कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो इसकी गर्दन उड़ा दे। उत्थाय मेघ वर्णो ब्रूते, वो कौआ जो भी पहली बार आया है, सभा में बुलाया गया है, सीधा उठ के खड़ा हो जाता है। देव आज्ञा पे, महाराज आज्ञा दीजिए, हन्मि दुष्टम सुखम, इस दुष्ट सुख को मैं अभी मार देता हूं। सर्वज्ञो राजानम काकम च सांत्वयन ब्रूते। वो चक्रवाक है, वो तो बड़ा होशियार है, सर्वज्ञ है। चक्रवाक राजा को और कौवे को, दोनों को सांत्वना देते हुए कहता है, श्रृणुतावत, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मासनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद यद छलम अभ्युपैति। महाराज वह सभा नहीं है जिसमें कि वृद्ध ना हो। अगर ऐसी कोई सभा है, ज्ञान की सभा भरी जा रही जहां कोई वृद्ध ही नहीं है, तो उसको हम सभा नहीं मानते। और वह वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात ना करे। सफेद बाल होने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता है, सीनियर सिटीजन बन जाने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता है। न ज्ञान वृद्धि ने वयः समीक्षते, कालिदास लिखते हैं, ज्ञान वृद्ध होने के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो वृद्ध नहीं है जो ज्ञान की, धर्म की बात ना करे, और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, और उसको आप सत्य नहीं मान सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का छल हो। धर्मश्चैषः, और हमारा धर्म ये कहता है, दूतो म्लेच्छोप्य अबध्या स्यात्, राजा दूत मुखो यतः, उद्यते स्वपि शस्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा। भाई ये तो ब्राह्मण दूत बन के आया है, म्लेच्छ भी दूत हो
तो भी उसको मारा नहीं जा सकता है, वो भी अवध्य होता है, क्योंकि दूत कभी अपनी बात नहीं करता है, वो राजा के मुख के रूप में यहां आता है और जो राजा कहता है वही बात वो यहां करके प्रस्तुत करता है। अरे सच्चा दूत तो वही होता है जिसके ऊपर शस्त्र तने हुए हों और फिर भी जो उसके राजा ने कहा है उस बात को सीधे सीधे शब्दों में प्रस्तुत करे। रामदूत हनुमान जी को आप सुंदरकांड में देखिए, कभी वीडियो सुनिए आप। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको उत्तम दूत के गुण देखने हैं तो एक बार रामदूत की कहानी सुन लीजिए, एक बार आप सुंदरकांड को देख लीजिए। क्या आनंद के साथ आप कल्पना कीजिए, मेघनाद जैसा योद्धा जिसको आप इंद्रजीत कहते हैं, बंदी बना करके लेके आया, नागपाश से बांध रखा है, चारों तरफ रावण और उसके सेना के योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज होकर के और उस राज्यसभा में बैठे हैं, और उस राज्यसभा में हनुमान जी रावण को जिस प्रकार से सुनाते हैं, आहा हा हा। अरे तुम्हारी औकात क्या है हमारे प्रभु के सामने? तुम तो चोर हो जो पीछे से सीता जी का हरण करके ले आए हो। अरे ताकत थी तो सामने जाकर के लेके आते ना। हनुमान जी ने एक एक ऐसी बातें सुनाई हैं जिस एक एक, और रावण भी इसी तरीके से तिल मिला गया था जैसे अभी ये हिरण्यगर्भ तिल मिला गया। रावण ने भी कहा था कि मार दो, तो विभीषण जी आ गए। यहां पे भी चक्रवाक जो कहता है कि दूत म्लेच्छ भी हो तो भी उसको नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि उस दूत को राजा का मुख माना गया है, और वही सच्चा दूत होता है जिसके ऊपर हथियार लेकर के कोई खड़ा हो फिर भी जो उसके राजा ने कहा है उस बात को अपने पक्ष के रूप में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे। स्वापकर्षम परोपकर्षम, स्वापकर्षम परोत्कर्षम दूतोक्तै मन्यते तु कः, सदैवावध्य भावेने दूतः सर्वम ही जल्पते। अरे दूत के कहने से मैं छोटा नहीं हो जाता हूं, और दूत के कहने से हमारा शत्रु कभी बड़ा नहीं हो जाता। दूत ने आकर के कहा कि हमारे राजा तो महाराजाधिराज हैं और आप तो ये। भाई इस सब को सुनकर के किसी को भी हतप्रभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दूत होता है उसको पता है कि उसको कोई नहीं मारेगा। दूत का वध हमारे शास्त्रों ने सर्वथा वर्जित किया है, और जब दूत को मारा नहीं जा सकता है तो फिर तो भैया वो कुछ भी कह सकता है। वो तो कहेगा हमारे राजा महाराजाधिराज हैं और आप तो उनके पैर की जूती भी नहीं है। लेकिन उसने ये कह दिया, इसका मतलब सुन करके हम इस बात को मान लें कि मैं तो पैर की जूती भी नहीं हूं, ऐसा इसने बोला क्यों, और उसको दंड दे दें। तो ये नहीं कर सकते हैं, शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रों ने कहा है कि दूत अवध्य है, और जब अवध्य है तो कुछ भी कह सकता है। तो उसके कहने के आधार पर हमें यह निश्चय नहीं करना चाहिए कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। ततो राजा काकश्चे स्वाम प्रतिमापन्नो। अब चक्रवाक ने समझाया तो राजा भी जरा शांत हुआ, और वो कौवा तो राजा के कहने से गुस्सा हुआ था, तो वो भी अपनी शांत होकर के बैठा। शुको अपि उत्थाय चलिता। अब जब शुक के लिए राजा ने ये कहा कि कोई है नहीं जो इसकी गर्दन काट दे, और कौवे ने खड़े होकर के कहा कि मैं अभी इसको मार देता हूं। शुक को मारा नहीं गया है, लेकिन ये उसका अपमान है। एक राजदूत का इस प्रकार से अपमान होता है, वो तुरंत वहां से उठता है और वो भी चलने लग जाता है। चक्रवाक उसको बुलाता है, रोकता है। सोने कनक अलंकार आदिकम दत्वा संप्रेषित हो जाए। उसका आदर सत्कार मान पान सम्मान, उसको भेंट सोना चांदी अलंकार वगैरह उसको दिए जाते हैं, और फिर उसको विदा किया जाता है। किसी राज्य का राजदूत अगर आपसे मिलने आया है तो ये आपकी जवाबदारी है
कि आप उसको पूरी तरीके से प्रसन्न करके संतुष्ट करके भेजें। उसने चाहे जितनी गालियां दी हों, उसने चाहे जितना आपको बुरा भला कहा हो, लेकिन आपका कार्य, आपका उत्तरदायित्व आपका होता है। तो उसका पूरा मान पान सम्मान करके उसको भेजा है। इसके परिणाम देखिएगा। भविष्य जो है ना, वो आपने देखा नहीं होता है, लेकिन आप जो कर्म करते हैं उनके आधार पे आपके भविष्य की संरचना होती है। ये याद रखिए। यहां चक्रवाक ने उस शुक को वापस बुलाया है, उसको मान पान सम्मान दिया है, सम्मानित करके फिर उसको विदा किया है। शुकोपि विंध्याचलम राजानम प्रणतवानम। शुक अपने नगर में वापस पहुंचता है विंध्याचल जाकर के और अपने राजा को प्रणाम करता है। राजा पूछता है, शुक का वार्ता? अरे शुक, कहो क्या कहानी है? कीदृशो असो देशा, वो देश कैसा है? शुको ब्रूते, तो वो शुक कहता है, देव संक्षेपात इदियम वार्ता। संक्षेप में कहूं तो इतनी सी कहानी है, संप्रति युद्धोद्योगा क्रियताम। बस युद्ध की तैयारी कीजिए। देखिए, ये जो बात हुई ना कि इसकी गर्दन काट दो, ये अभी तक गई नहीं है। अगर वहां प्रेम से बात हुई होती ना, भले जो कुछ भी उसने कहा था, तो यहां आकर के उसका संदेश ये नहीं होता कि युद्ध कंपलसरी हो गया। आपने राजदूत का अपमान करके, उसके साथ व्यवहार करके उसको ये करने के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपने राजा से ये कहे जाकर के। देखिए, मैं सुंदरकांड में फिर आपको ले जाता हूं। विभीषण के पीछे रावण ने सुक और सारंग को भेजा था। वानरों ने उनको पकड़ लिया और फिर तो उनको लगा कि आज तो मारे गए, वो भाई गुप्तचर हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यार छोड़ो, ये लोग सब कुछ जान भी लेंगे तो हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। अच्छा चलो, इनने जो नहीं देखा इनको वो सारी चीजें और दिखा दो और फिर इनको विदा कर दो। परिणाम क्या हुआ कि उन दोनों को, मैंने वाल्मीकि रामायण के वीडियो में इस चीज को कहा है कि इस व्यवहार के साथ खरीद लिया गया। अब वो जब रावण के पास जाकर के कहते हैं, तो वो रावण को रावण के समाचार नहीं देते हैं। चूंकि उनके प्राणों की रक्षा लक्ष्मण ने की है, उनके प्राण बख्श दिए गए हैं, तो एक प्रकार से उनको लक्ष्मण ने, राम की सेना ने उनको खरीद लिया। तो राम की भाषा वहां जाकर के बोलने लग जाते हैं। यहां हिरण्यगर्भ ये करने में असमर्थ रहा है। उसको क्रोध आ गया और उसने जो कहा है उसके कारण अपने राजा से आकर के कहता है, संप्रति युद्ध उद्योगा क्रियताम। महाराज बस युद्ध की तैयारियां करवाइए। और आपने पूछा वो देश कैसा है? देशश्च असौ कर्पूर दीपा स्वर्गैक देशो राजा चा द्वितीय स्वर्गपति। महाराज वो देश बिल्कुल स्वर्ग जैसा है और उसका राजा स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह से है। अब देखिए, उस देश की तो तारीफ कर रहा है, वहां के राजा की भी तारीफ हो गई है। कथम वर्णयितुम शक्यते, अरे मैं उस देश का वर्णन कैसे करूं आपके सामने? भाई, वर्णन करने के लिए हमारे पास जीभ होती है, लेकिन जीभ के पास आंखें नहीं होती हैं, और आंखें जो देख सकती हैं उनके पास बोलने की क्षमता नहीं होती है। आंखें देखें और जीभ वर्णन करे तो ये बिल्कुल, महाराज मैं कैसे उस चीज का वर्णन करूं? ततः सर्वान शिष्टान आहूय राज्ञा मंत्रयितुम उपविष्टा। अच्छा, इतना अच्छा देश है, स्वर्ग जैसा देश है, वहां का राजा देवराज इंद्र की तरीके से होता है। ऐसा देश तो यार हमारे पास होना चाहिए। ऐसी जगह पे तो हमारा आधिपत्य होना चाहिए। अरे वो कैसे स्वर्ग का राजा इंद्र जैसा बने, उस जैसा तो मुझे होना चाहिए। तुरंत ही सभी को बुलाया जाता है, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के लिए राजा बैठता है और कहता है, संप्रति कर्तव्य विग्रहे यथा कर्तव्यम उपदेशम ब्रूत विग्रह पुनर्अवश्यम कर्तव्य। देखिए, इस समय विग्रह की स्थिति आ गई है, युद्ध की स्थिति आ गई है। अब आप सब लोग मंत्रणा करके ये बताइए, याद रखिएगा,
विग्रह पुनर्अवश्यम कर्तव्य, हमें लड़ाई श्योर करनी है। अब उस शुक ने ये बात इस राजा के मन में डाल दी है कि महाराज, देश बड़ा अच्छा है, स्वर्ग से भी सुंदर है, और वहां के अधिपति होने का मतलब है कि आप स्वर्गाधिपति हो गए हैं। ये बात मन में आ गई। तो अब राजा कहता है कि लड़ाई तो होनी ही है। चलिए, इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरि। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद।